नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आज मैथ्स के टॉप 40 क्वेश्चंस के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के प्रश्नों का कलेक्शन बहुत ही खास है क्योंकि मैंने इसमें अलग अलग तरह के प्रश्नों को मिक्स करके ये सीरीज़ तैयार की है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, हमारे साथ जुड़ें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैंने कुछ सरल, कुछ कठिन, हर तरह के, हर लेवल के प्रश्नों को इसमें लेते हुए इस सीरीज को तैयार किया है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों में मैंने कलेक्शन तैयार करवाया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि आप जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए हिंदी। तो अगर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि एक क्रिकेट मैच में सचिन, गौरव और राहुल ने मिलकर 163 रनों का स्कोर किया। सौरव और राहुल ने मिलकर सचिन के स्कोर के 2 गुने से 4 रन अधिक किए, तो सौरभ ने कुल कितने रन स्कोर किए। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब दोस्तों, कैसे इसका सलूशन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सचिन का स्कोर हमने मान लिया। अब दोस्तों, एक बात आप ये समझ लीजिए कि हम पहले स्कोर कैसे मानेंगे, इस बात को भी समझिए। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी पर्सन का कंपेयर करते समय यहाँ पर देखिए 2 कंडीशंस दी हुई हैं कि पहली बात तो इन सब ने मिल करके रन बनाए, दूसरी बात सौरव और राहुल ने मिल करके सचिन के स्कोर के 2 गुने। तो जिस भी कंडीशन में एक मेन पर्सन होगा आप उसी को हमेशा एज्यूम करेंगे। अब आप एज्यूम करते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन सौरभ और राहुल का स्कोर आपको दिया हुआ था और यहाँ कंडीशन दी हुई थी कि 2 गुने से 4 रन अधिक हैं, तो वहाँ पर आपने उस कंडीशन को पुटअप किया। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप 163 बराबर आपका ये 163 माइनस 2x बराबर ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद में ये x, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हो जाएगा ये x बराबर 159 माइनस 2x। और जब ये 2x उठ करके इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3x बराबर 159 और x बराबर 53। अर्थात सौरभ के जो दोस्तों अंक थे वो आपके निर्धारित उनको नहीं किया जा सकता है। अगली बात करें अगर दोस्तों कि एक बिल्ली एक चूहे का दोस्तों पीछा कर रही है और पीछा करते समय जो चूहा है दोस्तों उसकी 5 छलांग, बिल्ली की 3 छलांग के बराबर है। देखिए, चूहे की प्रत्येक 5 छलांगों की जो के लिए बिल्ली 3 छलांगें लगाती है। मतलब जब चूहा 5 छलांग कूदता है तो बिल्ली 3 कूदती है। और दूसरी कंडीशन दोस्तों आपके सामने है कि बिल्ली की 2 छलांगें चूहे की 3 छलांगों के समान है। अब बिल्ली और चूहे की जो चालें हैं उनका अनुपात बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप समझिए, पहले एक बात समझिए। और बात आपको दोस्तों क्या समझनी है, बात यह है कि यहाँ हम एज्यूम करेंगे चूहे का हमने एक एवरेज हम मान लेंगे, कुछ भी आप मान लीजिए। चूहे का हमने यक्स मान लिया और मान लीजिए रैट के लिए हमने यक्स मान लिया और हमारा जो भी बिल्ली है मान लीजिए कैट है उसके लिए हमने वाई मान लिया। अब आप ध्यान से देखिए, चूहे की 5 छलांग मतलब ये 5x हो गया और जो है बिल्ली की 3 छलांगे हैं मतलब 5x बराबर 3y हो गया। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू अगर हम दोस्तों लिखें तो ये हो जाएगा 5/3। मतलब कि उनकी जो रेशियो है, चालों का अनुपात है, वो 5/3 आ जाएगा। अगर हम दोस्तों शॉर्ट में करें, ये प्रश्न थोड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस अगर देखें दोस्तों तो आपका पहला 4/5, 12/13, 16/15 या नन ऑफ दीज, तो दोस्तों आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलें कि 2 संख्याओं का अनुपात 5/6 है, यदि उनका मासापा या 11 है तो उनका लासा क्या होगा। दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं 320, 220, 330 या कोई नहीं। अब दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न आपको कोई भी कभी भी मिल जाता है तो आपको दोस्तों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और नॉर्मल वे में आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहली बात तो ये समझ लीजिए, हमें एक दोस्तों पता है, हमारा सूत्र हमको पता है कि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर और गुणे सेकेंड नंबर।
अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे देखें तो आपको दोस्तों पहली बात यहाँ दी हुई है दो संख्याओं का अनुपात। अनुपात आपके सामने है दोस्तों, और अनुपात आपका है 5:6, मतलब 5x गुणे 6x बराबर दोस्तों आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखें अगर हम दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका मासा दिया हुआ है दोस्तों, ये सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि मासा आपका दिया हुआ है आपके सामने। और मासा दोस्तों, हम हमेशा एक बात याद रखिए, मासा हमेशा जो भी संख्याएं हमारी होती हैं उनका कॉमन होता है। मतलब यदि हम संख्याएं 5x और 6x मान लें, मतलब x का फैक्टर उनमें कॉमन है, तो x की वैल्यू ही दोस्तों 11 हो जाएगी, और यही इसका मासा है। मतलब ये 11 पचे दोस्तों 55 आ जाएगा, और ये 11 छक्का 66, मतलब आपकी संख्याएं जो दोस्तों आ जाएंगी वो हो जाएंगी 55 और 66। यही संख्याएं दोस्तों यहाँ पर ली गई हैं आगे। और मैंने भी आपको सूत्र भी बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है लासा गुणे मासा। लासा दोस्तों आपको निकालना है, मासा आपके सामने है। यहाँ पर लासा आपको पता नहीं है, मासा आपके सामने है, तो 11 पचे 55 हो जाएगा दोस्तों, और 66 आपका, और 5 की जब आप गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 गुणे 5, तब आपका 66 गुणे 5 330 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर दोस्तों बढ़ें, दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका लेवल बहुत अच्छा है। आप इस प्रश्न को एक बार देखिए जरा सा। प्रश्न को देखें तो यहाँ पर पूछा गया है 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 20 स्क्वायर, मतलब हमें सम बताना है दोस्तों। तो आप कैसे करेंगे? अब दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो एक से लगा करके 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ तक, मतलब जब आप इनका आपने सम पढ़ा होगा, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो आपने पढ़ा होगा, उसका दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। आपने ये फॉर्मूला दोस्तों पढ़ा होगा। अब दोस्तों लेकिन दिक्कत ये है हमारे सामने है कि यहाँ पर 1 से शुरुआत नहीं है, यहाँ पर शुरुआत 9 से है। तो दोस्तों क्यों ना हम इसमें कुछ जोड़ दें और कुछ अगर हम घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब हमें आवश्यकता है अभी शुरुआत के 1 से 8 तक की गिनतियों की। तो पहले आप 1 से 20 तक की कुल गिनतियां लिख करके उनमें से अगर हम 1 से 8 तक वाली गिनतियां हटा दें तो भी हमारा सेम ही हमको मिल जाएगा। तो देखिए आप दोस्तों यहाँ पर यही किया गया है कि आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर तक इसमें टोटल सम निकाला गया, और उसमें से वो वाला हमने जो, मतलब हमने एक बार क्या किया दोस्तों कि 1 से 8 तक के संख्याओं का स्क्वायर हमने जोड़ा, और उसके पश्चात दोस्तों हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमारी, आप देख सकते हैं कि एक बार हमने जोड़ लिया तो जोड़ने वाला जो जोड़ने का पार्ट है वो हमारा इसके अंदर आ गया, और जो हमने एक बार घटाएंगे तो वो पार्ट हमारा यहाँ आ गया। अब दोस्तों हमने वही फार्मूला यहाँ पर लगा दिया कि n+1 2n+1/6, जो कि 1 से संख्याएं, जो वही आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, वो हमने सूत्र यहाँ लगाया। और यहाँ पर भी दोस्तों हमने वही सूत्र लगाया कि n आपका 20 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 8 है, तो वही हो गया 20 प्लस 1 2 गुणे 20 प्लस 1/6 और माइनस ये। अब यहाँ पे दोस्तों आप जब सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, गुणा करेंगे, जो भी सोल्यूशन आप कैलकुलेशन दोस्तों आप अपने आप कर लीजिएगा, और करके आप जब देखेंगे तो आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर दोस्तों सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। अगली बात करें दोस्तों, मैं सिर्फ, मेरा मोटिव आपको सिर्फ मेथड बताना है दोस्तों कि आप कैसे कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करके शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि मैंने जो ये तैयार की है सीरीज, ये आपकी DSSB जो आपके इन फ्यूचर में एग्जामिनेशन DSSB का एग्जामिनेशन होगा, या यूपी एडेड आपका जो जूनियर भर्ती निकला था, या आपके अभी जो वैकेंसीज़ आप जानते हैं आने वाली हैं, आपके शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों इन सभी को देखते हुए मैंने स्पेशल ये सीरीज़ तैयार की है, जिसमें हर तरह के प्रश्न को लेते हुए मैंने ये श्रृंखला तैयार की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँच जाए। अब दोस्तों आप देखिए कि आपके सामने जो प्रश्न है लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 1287 इज डिवाइडेड बाई 172। दोस्तों कैसे इस प्रश्न को करेंगे, तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम समझते हैं कैसे हमें करना है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके सोल्यूशन के लिए आप एक बात दोस्तों पहले समझिए कि आपको इस प्रश्न को कैसे करना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि हम दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि हमें करना क्या है।
हमें दोस्तों करना ये है कि हमें यहाँ पर 7 की पावर 1287 को दोस्तों क्या करना है, 172 से भाग देना है। अब दोस्तों देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम करेंगे ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, आप यहाँ आगे देखिए कि 7 की घात 3, हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 की घात 3 का देखिए हमने इसमें बना लिया, मतलब 3 गुणे 429 करें तो हमें 1287 मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम 7 की घात 3, आपको पता है 343 होता है दोस्तों, और 343 को हम लिख सकते हैं 172 प्लस 171। दोस्तों ऐसा हमने क्यों किया है, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है कि 172 से आपका 172 पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, यहाँ से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ 171 ऊपर है और नीचे 172 है। दोस्तों अगर मैं आपका सोल्यूशन यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये द्विपद प्रसार जिन लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा तो उससे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये लगा करके तब आपका आंसर आया है। लेकिन दोस्तों मैंने ये वीडियो ट्रिकी बनाई है, इसलिए मैं अब आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप चुटकियों में इस प्रश्न को कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, जब भी आपका फैक्टर कभी भी ऐसा बन जाए x की पावर n माइनस 1 अपॉन यक्स, तो दोस्तों हमेशा रखिए कि वो हमेशा और हमेशा x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और आपका आंसर जो रिमाइंडर बचेगा वो दोस्तों 1 बचेगा, 1 जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर जो बन रहा है वो 171 की घात 429 बटे 172 बन रहा है। मतलब आप ध्यान दीजिए कि यदि हम 172 को दोस्तों, अगर हम 172 को दोस्तों आपका n मान लें तो n माइनस 1 आपका हो जाएगा 171, और इस बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो बिल्कुल सटीक है। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये यहाँ पर एक क्लू आपके लिए, ये इस बॉक्स में एक क्लू आप याद रख सकते हैं कि a माइनस 1 की पावर n अपॉन a ऑलवेज डिविजिबल बाई, यदि n सम संख्या है तो शेषफल दोस्तों 1 आ जाएगा, यदि n विषम संख्या है तो शेषफल a माइनस, मतलब उनमें से एक कम आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन था। तो आप इस तरह के प्रश्न पूरी संभावना है पेपर में बनने की। अगला प्रश्न अगर हम देखें दोस्तों कि p की पावर x इज इक्वल टू q की पावर y इज इक्वल टू r की पावर z एंड पी स्क्वायर क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो दोस्तों कैसे करेंगे आप इस प्रश्न को, आपको ये समझना है। मान हमें दोस्तों निकालना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। मान हमें दोस्तों किसी का नहीं पता है, तो दोस्तों कैसे करेंगे, जब भी दोस्तों याद रखिए कि आपको ये सीरीज इस तरह की मिल जाए, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। ऐसा सिस्टम जब भी मिल जाए आपको तो आप इज इक्वल टू के दोस्तों मानिए आप उसको। और एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए ये पी की पावर एक्स बराबर के लिखा है, तो जब भी दोस्तों हम यहाँ पर एक्स का मान, सॉरी दोस्तों, अगर हम p का मान निकालें तो k की पावर ये 1 अपॉन, इधर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे 1 अपॉन x बन जाएगा जी। अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमको q का निकालना है, मान लीजिए हमें q का निकालना है तो q का क्या हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन y। इसी तरीके से मान लीजिए हमको निकालना है दोस्तों r का निकालना है तो k की पावर 1 अपॉन z। दोस्तों ये मान हमने क्यों निकाले, अब आप ये भी समझिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं पी स्क्वायर क्यू आर, ये जो दिया है हम इसमें इसका मान रख देंगे। अब आइए दोस्तों मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ पूरा। देखिए दोस्तों वही यहाँ पर किया गया है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आपका मान आपने निकाल लिया पी क्यू आर का, आपने इस कंडीशन में पुटअप किया। अब जब आपने कंडीशन पुटअप की दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ 1 के बाद में यहाँ k की पावर 0। याद रखिए दोस्तों कि जब भी मान लीजिए कोई a की पावर 0 है तो वहाँ हमेशा 1 आ जाएगा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अब यहाँ कंपेयर करेंगे दोस्तों तो के दोनों तरफ साइड उसका जो बेस है वो कॉमन है, आपकी ये कंडीशन ऊपर की इक्वल हो जाएगी। इसको हम ऐड करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या आपको दोस्तों ध्यान देना है कि ये 2 अपॉन एक्स है, 2 अपॉन एक्स था तो इस 2 अपॉन एक्स को हमने 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स 2x में तोड़ लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हम इस वाले 1 अपॉन एक्स को दोस्तों उठाकर इधर ले आएंगे। क्यों ले आएंगे दोस्तों, कि हमको मान निकालना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो दोस्तों आपका जो उत्तर आ जाएगा वो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों, -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ूँ, अगर अगला दोस्तों प्रश्न क्या बनता है आपका, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका बनता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 8 इफ
ए इज़ गिवन, दोस्तों ए की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों, और अब आपको बताना है कि आप दोस्तों क्या करेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आप कीजिए, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों जगह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये प्लस है दोस्तों और ये माइनस, मतलब ये लिखा है √5 + 2 अपॉन √5 - 2, ये लिखा है दोस्तों। अब दोस्तों समझिए कैसे करेंगे आप इस प्रश्न को। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, आपके सामने यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, लिखा है AB = 1, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं B = 1/A। दोस्तों ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि A की वैल्यू तो हमको दी हुई है, मतलब A तो दिया हुआ है, B निकालना है तो B क्या करेंगे 1/A कर देंगे, मतलब B का उल्टा। तो उल्टा दोस्तों करने पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये फैक्टर है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको सोल्यूशन पूरा दिखाता हूँ कि ये आपने यहाँ पे किया B = 1/A आ गया दोस्तों, तो ये आपका पलट गया, मतलब -√5 - 2 अपॉन ये √5 + 2 बन गया। अब दोस्तों मैं आपकी एक ट्रिक इसको समझाता हूँ। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी हुई हो, मान लीजिए दोस्तों आपका फैक्टर दिया है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से याद रखिए। मान लीजिए √A + √B लिखा है, नीचे लिखा है √A - √B, ऐसे लिखा है। या एक टाइम के लिए दोस्तों मान लीजिए आप, चलिए 1 मिनट, आप मान लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपका लिखा हुआ है √A, यहाँ पर -√B, यहाँ लिखा है √A + √B। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कैसे करेंगे, मैं इसको शॉर्ट वे आपको बताता हूँ। शॉर्ट वे दोस्तों ये है कि आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है दोस्तों, मैं तो यहाँ पर संख्याएं आपको बता रहा हूँ, बस आपको क्या याद रखना है, आप इतना समझ लीजिए, समझिए आपका क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। या अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, मान लीजिए, तो आपको समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर दोस्तों फैक्टर आप हमेशा नीचे याद रखिए, नीचे का जो आपका टर्म जहाँ पर भी अगर एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, मान लीजिए प्लस है तो उसके साथ में माइनस आएगा, या माइनस दिया है तो प्लस आएगा। मतलब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि A + B एंड A - B इन सेकेंड ब्रैकेट = A² - B², आपने ये दोस्तों पढ़ा है। अब मान लीजिए आपके पास कंडीशन बनती है, से यहाँ पे बन रहा है √5 - 2 और √5 + 2, तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √5 होल ऑफ स्क्वायर - 2 होल ऑफ स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा √5 का 5 - 4 = 1। मतलब नीचे जब 1 आ जाएगा दोस्तों, तो नीचे का मतलब कंडीशन जो मामला है पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो इसलिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18/1 आ जाएगा = 18 हो जाएगा। और हमें दोस्तों चूंकि ये वैल्यू हमारी आई है A + B की, मतलब A + B हमारा दोस्तों 1 आया है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है A + B होल क्यूब। ये दोस्तों 18 आया है, तो आप इसका 18 का क्यूब निकाल करके अपॉन 8 करेंगे तो आपको 729 आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अगर बढ़ें, अगला प्रश्न क्या है कि किसी परीक्षा में अमर उत्तीर्ण अंक से 8% कम पाता है और मोहन उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक पाता है। यदि इन दोनों के अंकों में प्रतिशत का अंतर 14 है तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। अब दोस्तों बहुत इजीएस्ट वे में आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहली बात तो ये समझिए कि दोस्तों कि इस प्रश्न की बात यह है कि इसका करेक्ट आंसर तो दोस्तों ये है कि ये कांट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों दोस्तों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक कंडीशन, एक फैक्टर हमें यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है वो दोस्तों अमर का उत्तीर्ण अंक जो है ये बताया गया है कम पाता है इतना, और मोहन का उत्तीर्ण अंक इतना कम पाया गया है, लेकिन ये नहीं हमें बताया है कि किससे कम पाता है या किससे ज़्यादा पा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर निर्धारित नहीं हो पाएगा। अगली बात करूं अगर दोस्तों कि 200 अजीत ने 20% की छूट दी और उसका लाभ 200 रुपए से घटकर 100 रुपए हो गया। लागत मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगी अजीत की, जानते हैं। ऑप्शन आपके ए है 300, 200 रुपये, 400 रुपये या कोई नहीं। दोस्तों आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, बात को समझना ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये घटकर लाभ बचा, लाभ सिर्फ आपका मतलब पी आपका 100 रुपये बचा, ठीक है दोस्तों। और आपकी जो छूट है 20% है, मतलब अगर हम लागत मूल्य यक्स माने तो यक्स का 20% दोस्तों ये हो जाएगा आपका, और ये बराबर लाभ की हो गया। आप देखिए 20 पंचे 100, मतलब यक्स आ गया आपका 500। दोस्तों आप देखिए कि उसको 200 रुपये का पहले प्रॉफिट हो रहा था, मतलब अब उसकी लागत मूल्य क्या है। तो अगर हम देखें, ये दोस्तों हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब लागत मूल्य अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 500
में से अगर हम 200 हटा दें तो मतलब हमारा 300 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ें अगर, तो अगला प्रश्न आप यहाँ सोल्यूशन भी दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पूरा सोल्यूशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। आप अगले पर पहुँचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी उधार ली गई रकम पर 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपये की प्रत्येक 3 समान किस्तें भुगतान कर दी गई हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, 20% वार्षिक दर है और कैसी दर है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में 200 रुपये पर की प्रत्येक 3 किस्तें हैं भुगतान की गई हैं। तो रकम दोस्तों क्या थी, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों अब ध्यान से समझिए बात को। यदि हम दोस्तों ध्यान से देखें तो हमें एक फार्मूला पता है कि हमारा होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। अगर आप ध्यान से आपको बात को समझिए तो पहले साल यहाँ पर 20% की दर है, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यक्स मान लूँ अगर, तो पहले साल ये आपका हो जाएगा 200/1 + 20/100 प्लस अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी पावर 2 हो गई। और फिर क्योंकि हर बार 200 ही की किस्त दी गई है, इसलिए मूल्य हमारा मतलब फिक्स है, तो हर बार 200 ही लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर 200/6/5 हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, हमने 20 पंचे काट दिया, तो 5 एकम 5 और 1 6/5। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 20 पंचे 5 एकम 5 यहाँ पर, लेकिन ये बन जाएगा आपका दोस्तों क्या बन जाएगा 6/5 का स्क्वायर, तो बनेगा 36/25 और ये बन जाएगा 6/5 का होल क्यूब, तो ये बनता आएगा आपका दोस्तों 6 × 36 = 216/5 25 पंचे 125। ये बना 200 हमने यहाँ पे दोस्तों कॉमन लिया और दोस्तों कॉमन लेने के बाद में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर दोस्तों आ गया 421 रुपये 30 पैसे, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा ये वाला। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा बनता है, क्या बन रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी परिवार के 6 सदस्यों की जो औसत उम्र थी दोस्तों इतनी थी। सबसे छोटे की उम्र 8 वर्ष है, तो इस सदस्य के जन्म के ठीक पूर्व परिवार की औसत उम्र क्या थी। दोस्तों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 17, 16.8, 15.6 या इस तरह से अलग अलग डेटा दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, ये प्रश्न कैसे किए जाते हैं इस पर बात करते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले एक बेसिक सी बात बताता हूं। एवरेज दोस्तों आप कैसे निकालते हैं, तो अगर आप एवरेज की बात करें तो आपके जितने भी टर्म्स होते हैं, मतलब सम ऑफ टर्म्स जो भी टर्म्स होते हैं, मतलब और उसके बाद में टोटल टर्म्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों ध्यान से बात को समझिए कि देखिए एवरेज हमको मान लो ये यहाँ पर 22 दिया है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, और हमारा जो टोटल नंबर है वो 6 है। हमें यहाँ पर बचा हमारे पास सम, मतलब ये है दोस्तों अगर हमें सम निकालना हो तो एवरेज और टोटल की हम गुणा कर दें तो हमें सम मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही आपको समझाना था मेरा कि आपको इसमें कुछ काम नहीं करना खास, आपको सीधे यहाँ पर 22 × 6 आपने किया तो आपका यहाँ पे एक डेटा आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र 8 वर्ष है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि 22 × 6 = 132 आ गया। अब सबसे छोटा बेटा जो उनका है उसकी सबसे छोटे की उम्र 8 वर्ष है। दोस्तों चूँकि परिवार में जो है आप समझ सकते हैं कि 6 सदस्य हैं दोस्तों, अब 6 सदस्य हैं और उन औसत है एवरेज है, तो उसमें सबकी आयु जो है दोस्तों उसमें जुड़ी होगी, मतलब बच्चा 8 साल का है, मतलब इसका मतलब अगर इसका हम सम निकालें तो 48 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 132 हैं, उसमें से 148 दोस्तों जब हम 148 इसमें से हम हटाएंगे तो 148 का हमारे हटाने के बाद में दोस्तों 84 वर्ष बन जाएगा। अब दोस्तों चूँकि 84 वर्ष जो हमारा निकल करके आया, ये हमारा आ गया कितने लोगों के एज का सम है, तो सम है दोस्तों ये 5 लोगों की एज का। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने 5 से इसको भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया 16.8 वर्ष। अगली बात करें, अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा बनता है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से 8 किलोग्राम चावल को 22 रुपये प्रति किलोग्राम के 4 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया गया, औसत बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में आपको दोस्तों क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपका इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ कि आपका ये सोल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। अब इस सोल्यूशन को कैसे आप चीज़ों को ट्रिकी वे में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ईजीएस्ट वे में आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए दोस्तों, आपका 16 रुपये में ये जो 16 रुपये प्रति किलो का जो कीमत दी हुई है, 8 किलोग्राम इसको किया गया। तो सबसे पहली बात है भाई, आपके पास 16 था, 16 × 8 आप कर लीजिए, ठीक है, इसकी कीमत आ गई। अब बात करें, अगर अगला डेटा हमको दिया हुआ है कि 22
रुपये प्रति किलोग्राम के 4 किलोग्राम चावल थे। तो दोस्तों पहला आ गया 16 गुणे 8, ठीक है, 16 8 128। अब 22 गुणे 4 अगर हम कर दें दोस्तों, ये आ गया आपका 88। दोस्तों अगर इसका हम सम फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें सम, मैंने भी आपको बताया सम अपॉन टोटल होता है, तो सम अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 216। टोटल की बात करें दोस्तों तो आपके पास कितने लोग थे, एक 8 था, दूसरा 4 था, मतलब टोटल 12 हो गया। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसी 12 से इस 216 को आपको भाग कर देना है और आपका आंसर आपके सामने 18 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न अगर करें हम, अगला प्रश्न है कि 6 पुरुष 8 स्त्रियों के बराबर कमाते हैं, 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर कमाती हैं, 4 लड़के 5 लड़कियों के बराबर कमाते हैं। यदि एक लड़की प्रतिदिन 500 रुपये कमाती है तो पुरुष की प्रतिदिन की कमाई बताइए। दोस्तों इस तरह के प्रश्न थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इतनी बड़ी दे देते हैं कि अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें। अब आते हैं दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। समझना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ दिखा हुआ है 4 लड़के 5 लड़कियों के बराबर काम करते हैं, ये बात आप जानते हैं, और एक लड़की दोस्तों आपकी 500 रुपये कमाती है। जब एक लड़की 500 रुपये कमाती है मतलब 5 लड़कियाँ दोस्तों कितने कमाएंगी, आप समझ सकते हैं कि 2500 कमाएंगी, और जितना 5 लड़कियां कमाएंगी उतना ही दोस्तों तो 4 लड़के भी कमा लेंगे, मतलब 4 लड़कों की भी जो कमाई है वो कितनी है, 2500 है, ठीक है। अब इससे आप एक लड़के का कीमत निकाल सकते हैं, तो एक लड़के का कीमत हमें निकालना है तो 2500 बटे दोस्तों 4 कर दिए, 4 छंग 24, एक इधर आ गया, आपका 12 बन गया। तो अच्छा ठीक है दोस्तों जी, तो आपका ये बन गया 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 दोस्तों हो जाएगा। तो अगली बात करें अगर दोस्तों, ठीक है, हाँ। अब दोस्तों हमारा प्रश्न क्या बनता है कि 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर निकालती हैं, तो मतलब एक लड़के का जब हमने जान लिया तो हमने 3 का भी हमें निकालना है, मतलब 2 स्त्रियों का, तो हमने 3 लड़कों के बराबर कमाती हैं, तो गुणा आपने कर दी यहाँ पर 3 गुणे 625, आपका आंसर ये आ गया। अगली कंडीशन दोस्तों दी हुई है कि 6 पुरुष दोस्तों आप देख सकते हैं 8 स्त्रियों के बराबर कमाते हैं, तो आपने क्या किया, आपने उससे भी गुणा किया, और अब आपको लास्ट में जब आप 6 पुरुष का निकाल लेंगे तो एक पुरुष का भी आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बनता है आपका, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, जब यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को मैं आपको बता दूं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जब भी कोई स्थिर वस्तु होगी, कैसी वस्तु स्थिर वस्तु होगी, आप ध्यान से इस बात को समझिए कि आपकी ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे या जिसकी अपनी कुछ, कहने का मतलब है जिसकी अपनी कुछ लंबाई है, अपनी लेंथ है, तो अगर ये ऐसी कोई वस्तु मिल जाती है, मान लीजिए 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, प्लेटफॉर्म को पार करती हैं, या इस तरह जिनकी अपनी कुछ लेंथ है, तो आप ट्रेन की लंबाई और उस जो भी प्लेटफॉर्म या जो भी जिसकी अपनी लंबाई है आप उसको जोड़ देंगे। तो इसी वजह से दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इसीलिए मित्रों हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दिया। हमने मान लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों को क्योंकि निकालनी है, इसलिए हमने उसको x मान लिया, तो x + 130 हो गया। हमें पता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड दोस्तों आपको दी हुई है, टाइम आपने अभी भी देखा है, टाइम आपके सामने दिया हुआ है, और आपके पास यहाँ पर दोस्तों आपने दूरी भी निकाल रखी है, तो ये आपका सूत्र हो गया। यहाँ पर आपने इस चीज़ को किया। अच्छा दोस्तों यहाँ 5/18 क्यों किया गया है, तो याद रखिए जब भी दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो दोस्तों, तो हम क्या करते हैं 5/18 से दोस्तों हम गुणा कर देते हैं, ये याद रखिएगा। वही हमने किया है, आगे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगली बात करूं अगर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और लेवल भी अच्छा है इसका, कि किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 पार्श्वों का माप 12 और 16 है, तो उसके अंतर्गत जो कोण भी बना है दोस्तों वो 60 है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों गार्ड बांधकर बस एक आपको याद रखना है कि एरिया इज इक्वल टू BC sin A/2, आपको ये करना है। आप देख सकते हैं कि आपका B और C 2 डायरेक्ट उसके जो साइड्स हैं वो हो गए, आपका एंगल इन दोनों के बीच में 60 अंश का बन रहा है। आपने सीधे सूत्र में मान पुटअप किया दोस्तों, sin 60 का मान
रूट 3/2 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से आएगा, तो आपने मान रखा और आप यहाँ पर कैलकुलेशन दोस्तों करेंगे। अपॉन में 2 था, ये एक 2 और आ गया। अब 2 छंग 12 दोस्तों हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर से 2 छंग 12 हो जाएगा, तो 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 2 8 16 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 और 48 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगली बात करें कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो बहुत ही ये तो सिंपल दोस्तों प्रश्न बन जाएगा। ऐसा मैंने बताया है कि हर लेवल का क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की, तो ये हो जाएगा आपका 9999। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा इसको आपको यहाँ से भाग दे देना है, कितने से, 88 से। जो भी आपका दोस्तों रिमाइंडर बचेगा आपको इस बड़ी से बड़ी संख्या से हटा देना है। देखिए दोस्तों, 88 से भाग देने पर 55 आपका बच रहा है। वही बस 55 आपको क्या किया गया है, यहाँ से उसी 55 को यहाँ से माइनस कर दिया गया है और आपका ये 9944 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर देखें कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन, और आप ये कंडीशन दी हुई है। दोस्तों बहुत ही ईजीएस्ट प्रश्न है। हालांकि दोस्तों याद रखिए इकाई के अंक से एक प्रश्न जरूर बनता है। मैं कोशिश करूँगा इकाई के अंक पर एक स्पेशल वीडियो लाने के लिए आपके लिए। और देखते हैं ये प्रश्न, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों बात की गई है इकाई के अंक की, तो आपका टारगेट होना चाहिए इकाई का अंक। तो इकाई के अंक की बात करें, यहाँ का 4 ले लेंगे हम, यहाँ का 7, यहाँ का 5, यहाँ का 6, यहाँ का 1 और उसके बाद यहाँ का 6। दोस्तों इतना ही हमको लेना है। अब आप देखिए 4 7 28, तो इसका 8 हो जाएगा आखिरी का, 5 छक्का 30। दोस्तों जैसे ही याद रखिए मल्टीप्लाई में 0 आता है, आंखें बंद करके तुरंत 0 आंसर हो जाएगा आपका, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा बन जाता है कि क्या है अगला प्रश्न, ए एंड बी आर 2 टैप्स, मतलब 2 नल हैं और बी जो कि अलग अलग समय में टंकियों को भर देते हैं, एक 10 मिनट में, एक 20 मिनट में। अब दोस्तों उस टंकी में क्या हो जाता है, उस टंकी में एक पेंदी में उसके रिसाव होने लगता है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि रिसाव भी हो रहा हो और दोनों टंकियां हम खोल भी दें तो कितने समय में दोनों टंकियां उस टंकी को भर देंगी। तो आइए दोस्तों इसके लिए पहले मैं आपको बेसिक दिखाता हूं और उसके बाद मैं उसकी ट्रिक पे मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शंस आपके 10, 15, 8 एंड 7 मिनट्स दिए हुए हैं। अब दोस्तों ये आपका आ गया क्वेश्चन जो कि एक दिया हुआ है कंडीशन बेस्ड, बेसिक है। मैं आपको दोस्तों ट्रिक बताऊंगा ताकि जिससे आप सारे प्रश्नों को, मैं सिर्फ एक यही क्वेश्चन नहीं, हर तरह का प्रश्न नल से संबंधित या टैप जो भी है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्या है। दोस्तों आपने मान लिया कि आपके पास 2 नल हैं, एक ए है दूसरा बी है। दोस्तों अब आपका एक नल दोस्तों 10 मिनट में करता है, दोस्तों एक 20 में करता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपका सी था जब नल खाली था, आपका मतलब एक छेद हो गया उसमें और वो रिसाव होने लगा। तो दोस्तों रिसाव आप ध्यान दीजिए, ए आपका 10 मिनट में टंकी को भरता है, बी आपका 20 में, 40 में दोस्तों वो खाली होने लगती है। बात को समझिएगा दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी ऐसी नंबर ले लेना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मैंने मान लीजिए 40 ही ले लिया। अब आप देखिए दोस्तों क्या हो गया कि 10 चक्कू 40 आपको डिवाइड करना है, ये आपका 40 आ गया, 20 दूना 40 और 40 एकम 40। तो दोस्तों ये आपकी इफ़िशियंसी इनकी आ गई कि एक दिन में दोस्तों ये कितना काम करते हैं या कितना पानी भर लेते हैं, मतलब ये कितना उनको समय लगता है जो भी यूनिट दी हो। मतलब ए को 4 मिनट, बी 2 मिनट और सी 1 मिनट, इनका ये एफिशिएंसी। अब दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिए ए और बी, तो ए और बी मिलकर के दोस्तों हमारा 6 टोटल बनाएंगे। सी दोस्तों हमारा क्या कर रहा है, क्योंकि एक खाली करेगा तो एक खाली कर देगा, मतलब अगर हम इसमें से माइनस करें तो हमारा 5 बच जाएगा। और हमें दोस्तों बताना है कि कितने समय में, क्योंकि सब कुछ एक साथ में चल रहा है, तो कितने समय में ये काम होगा। टोटल आपका वर्क दोस्तों 40 है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि टोटल की बात अगर करूं, टोटल आपका 40 है, तो 40 बटे आपका 5 हो जाएगा, 5 8 40 और आपका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न है, यदि 5,86,700 की एक राशि 25 व्यक्तियों में बराबर और वितरित की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? दोस्तों वितरण करना है, बराबर करना है, बहुत ईजी प्रश्न है। सीधा आपको क्या कर देना है, इस दिए हुए डेटा को 25 से भाग दे देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न बढ़े अगर कि एक इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि इतने किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है, गतिमान है। इस रेलगाड़ी के द्वारा 200 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? अभी दोस्तों मैंने बताया था कि यदि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी अपनी लेंथ है, मतलब जैसे प्लेटफॉर्म है या कोई नदी है या मान लीजिए 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इससे कोई भी कंडीशन होती है, या मान लीजिए कोई पुल है जिसकी अपनी लेंथ है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रेन की जितनी भी लेंथ है, ट्रेन की लेंथ दोस्तों आपको कितनी है, 280 है, और ये आपकी 220 है दोस्तों आप प्लेटफॉर्म, तो दोनों टोटल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 500। तो अब आगे दोस्तों देखें, आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। ये 500 मीटर आ चुका है। रेलगाड़ी की चाल यूनिट शुड बी सेम होनी चाहिए दोस्तों, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया कि ये यूनिट आपकी मीटर में थी। चाल बराबर दूरी बटे समय से हमने ये लगा लिया आपका, चूँकि हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ूँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों। यक्स मान लीजिए, यक्स बटे 144 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों आपका 49। ये दोस्तों ये आपका है, ये आपका 49 है दोस्तों, मतलब 49 बटे आपका 144 है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर अननोन फैक्टर है, आपको कुछ नहीं करना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर बराबर बन जाएगा 144 गुणे 49। अगर हम एक्स बराबर देखें दोस्तों तो रूट हो जाएगा, तो 144 गुणे 49। अगर 144 का देखें तो ये 12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका 7 हो जाएगा, 12 सत्ती 84 आपका आंसर आ जाएगा। बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? अगला प्रश्न आपका बनता है कि किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए तथा चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो नए आयत का मूल क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर रहता है, तो मूल आयत की परिमिति क्या होगी? दोस्तों अब अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस प्रश्न को लिखते हुए मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, पहले आप समझिए। समझना दोस्तों ये है, कोई बहुत खास नहीं है इसका सलूशन, इसीलिए मैंने साथ में लगाया है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप चाहें तो एक बार आप अपने आप कर सकते हैं ऑप्शन से ले करके, लेकिन अगर आप बेसिक से समझना चाहें तो बेसिक से आप ये समझ सकते हैं, लंबाई दी आपको, मतलब जो है लंबाई आपने क्या की, बना ली है, चौड़ाई एक्स आपने मान करके लंबाई कंडीशन दी हुई है, आपने बना ली। आप कंडीशन दोस्तों यहाँ पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है चौड़ाई को, तो दोस्तों आपने चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, सॉरी लंबाई को दोस्तों, तो आपकी नई लंबाई आ गई और चौड़ाई भी आ गई। दोनों को कि मैं बढ़ाऊंगा, लंबाई चौड़ाई दोनों को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है दोस्तों, सॉरी, तो दोनों को बढ़ा दिया गया। अब नए आयत का दोस्तों क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अगर बात करें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोस्तों क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है दोस्तों। आपके सामने ये एक आपके ये कंडीशन दी हुई है, ये दोस्तों आपका x+3 है दोस्तों, और x+3 है दोस्तों ये, और दूसरा भी x+3 है, और इधर भी दोस्तों आपका क्या है, इधर अगर हम देखें तो इधर हमारा सिर्फ क्या है दोस्तों x। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा डेटा गिवन नहीं गलत दिया हुआ है, मैं इसको एक बार करेक्शन करके आपको सही दिखाता हूँ, सही तरह से दर्शा रहा हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर आपका पास है x+3 और ये हो जाएगा x+3, और दोस्तों यहाँ बराबर हो जाएगा आपका x और इन ब्रैकेट x+7, ये हो जाएगा दोस्तों आपका। तो जब आप मल्टीप्लाई करके इनका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इधर ही आएगा एक्स स्क्वायर से दोस्तों एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 7x, ये 6x इधर आएगा, तो आपका सिर्फ x बचेगा, और इधर 9, तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है इसका परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x + 7 + x, ये आपका 2x + 7 हो जाएगा और आपका सलूशन आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 3 लड़कों का गणित में औसत स्कोर 30 है,
अब दोस्तों औसत स्कोर आप समझ सकते हैं, सम निकालना है तुरंत आप समझ जाइए कि 3 लड़के हैं, औसत स्कोर 30 है, मतलब सम आपका 90 आ जाएगा, 30 × 3। यदि किसी चौथे लड़के का स्कोर भी इन तीनों के कुल स्कोर में मिला दिया जाए तो औसत घटकर 2.5 हो जाता है। तो उस चौथे लड़के का स्कोर बताइए। दोस्तों सोल्यूशन में आपको दिखाऊं कि गणित में मैंने जैसा बताया, भाई आपके पास 3 लड़के हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप करेंगे 3 × 30 बराबर 90। ठीक है दोस्तों, चौथा लड़का भी आ गया और चौथे लड़के से दोस्तों ये आपका पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया है दोस्तों, पॉइंट से 25 हो जाता है। तो 25 × 4 हो जाएगा 100। अब आपको क्या करना, चौथे का बताना है। तो भाई आपके 4 का सम 100 है, 3 का 90 है, तो 100 माइनस आपका 90 हो जाएगा बराबर 10 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली ओर बढ़ें, अगर अगला बनता है आपका अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि श्रेणी 2, 3, 6, 11 था 18 का छठवां पद क्या है। दोस्तों ये आपका समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो आप कैसे समझिए, 2, 3 सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है दोस्तों, सॉरी दोस्तों गलती से मैंने बोल दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये उसका नहीं है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 2 + 3, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 का गैप है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 3 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। सिंपल सी बात है कि अगला टर्म दोस्तों 7 का आएगा, +7 का आएगा, मतलब 11 × 7 = 18 हो जाएगा, और उसके बाद +9 आएगा, तो आपका 18 × 9 = 27 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली ओर दोस्तों अगर बढ़ें, अगला हमारा प्रश्न बन जाता है कि आपका देख सकते हैं कि 10% का 20 का 10% प्लस 10 का 20% कितना आएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को करने के लिए बहुत सिंपल सा मैंने तरीका यहाँ पर अपना करके आपको बताने वाला हूँ मैं। पहले तो आप इसका सलूशन ये देखिए कि आपने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद में आपने यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। कैसे किया है आपने, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं दोस्तों, जब भी दोस्तों आपके पास कहीं पर भी यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों, ये पार्ट ये यहाँ पर ये प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ 20 का 10% है दोस्तों। जब भी प्रतिशत लगा हो दोस्तों तो आप मान लीजिए कि प्रतिशत है ही नहीं। आप कैसे समझिए, देखिए दोस्तों, मान लें अगर हम प्रतिशत नहीं है तो ये हो जाएगा 20 × 10 मतलब 200, ये हो जाएगा 10 × 20 मतलब 200, मतलब दोस्तों कितना बन गया, ये 400 बन गया आपका। अब आप मानिए कि आपका अंत में आपने प्रतिशत हटाया था, अब आप प्रतिशत ले लिए तो 400/100 हो गया, मतलब आपका 200 का 2% आ गया। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमको प्रतिशत बताना है कि ये कैसे, भाई हम प्रतिशत कैसे जान पाएंगे कितना है हमारा, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। भाई हम आप जानते हैं कि हमें प्रतिशत मान लीजिए किसी भी नंबर के साथ मान लीजिए 2% लिखा है, तो हमने क्या किया, 2/100 लिख लिया दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, आप ये थोड़ा समझिए। 1 मिनट दोस्तों, ये 2 मैंने लिख दिया, 200 है, तो ये हो जाएगा 200 दूना 400, और यही आपका आंसर आगे आ जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगली ओर अगर दोस्तों बढ़ें कि अगला दोस्तों प्रश्न क्या बनता है दोस्तों, अब सबसे देखिए खास बात ये है कि ये प्रश्न आपका DSSB के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये प्रश्न आपका मैथ सेक्शन में आया था, जबकि ये दोस्तों फिजिक्स से रिलेशन रखता है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, सॉरी दोस्तों एक रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्धायु है वो 5 वर्ष से, अब 20 वर्ष के पश्चात में उसकी आयु जो है, मतलब उसका जो तत्व का शेष अंश है वो कितना बचेगा। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रेडियो एक्टिव तत्व का शेष अंश कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं आपको बता दूँ, n = n0, ये हो जाता है हाफ, ये हो जाता है 1/t हाफ, मतलब अर्धायु काल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं टी आपका क्या होता है, समय होता है दोस्तों, और आपका T1 अर्धायु काल, जैसा मैंने टी हाफ बताया, मतलब वह समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अपनी जो मूल अवधि होता है उससे आधा रह जाता है, तो वही उसका अर्धायु काल बन जाता है। n0 उसकी प्रारंभिक मात्रा है, तो आपने यहाँ फार्मूला लगा देंगे आप, और आपका आंसर दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूँ कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छूटती है। 2 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए इतने किलोमीटर की रफ्तार से उसी ट्रैक पर समांतर ट्रैक पर, मतलब सॉरी दोस्तों उसी के समानांतर ट्रैक पर जो है मालगाड़ी के पीछे छूटती है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से मिल जाएगी।
दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत से सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये कुछ नहीं आपको ऐसा खास करना है, बस थोड़ा सा ध्यान और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को, पहली बात आप समझ लिए भाई, आप जानते हैं कि अगर हम देखें दोस्तों कि हमें चाल नहीं पता है यहाँ पर, मतलब सॉरी दोस्तों, चाल पता है लेकिन अब हमें समय नहीं पता है। मान लें अगर हम तो चूँकि दोनों अपने अपने समय से नियत समय से निकल रही हैं, तो मान लीजिए अगर यक्स माने तो एक का 40x हो जाएगा, एक का 60x हो जाएगा। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें दोस्तों कितना आ गया आपका 20x आ गया दोस्तों। अब वही यहाँ पे काम किया गया है 20x, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेनें हैं वो कुछ अंतराल पर निकल रही हैं। तो यहाँ पर भाई सिंपल सी बात, आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक की स्पीड है, एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है कि आपका हो जाएगा 40x, यहाँ पर हो जाएगा ये दोस्तों 40x बराबर 60x, और यहाँ पर हो जाएगा 60x माइनस 2, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा 40x बराबर 60x माइनस 120, ये 60x इधर आ जाएगा दोस्तों, तो आपका बन जाएगा, आपका ये बचेगा 20x बराबर 120, और जब ये x बराबर दोस्तों 60 आपका सॉरी दोस्तों x बराबर 6 आ जाएगा, मतलब 6 घंटे में दोस्तों दूरी तय करनी है, तो आप 40 गुणे 6 कर देंगे, आपका ये समय आ जाएगा, क्योंकि हमको मालगाड़ी की दूरी बतानी है, मालगाड़ी की जो भी स्पीड मतलब सॉरी दूरी है दोस्तों। अगर बात करूं अगले प्रश्न की, किसी संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों इसको करने के आप दो तरह अपना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से सीधा सा ऑप्शन उठाइए, कोई भी एक ऑप्शन, मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन लिया, ऑप्शन हमारा है 75, अब लिखा है 75 का 4/5, तो 75 का 4/5 15 × 75 मतलब ये आ गया आपका 60, ये आ गया 60। उसी संख्या के दोस्तों उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो इसी संख्या के 60 आया, उसी के दोस्तों 2/3 मतलब जो है कितना 40, ठीक है दोस्तों। 40 से क्या है 10 कम है दोस्तों, 40 से दोस्तों 10 अधिक है, सॉरी 10 अधिक है। तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक तो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और ऑप्शन से अगर ना बनना चाहे तो आप सीधे यहाँ पर कंडीशन पुटअप कर सकते हैं कि यह भाई पहली संख्या का 4/5 उसकी उसी संख्या के 2/3 के आपके 10 से अधिक है, तो ये बराबर हो जाएगा, तो 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10। एलसीएम लेने पर आपका कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो अगर दोस्तों कि एक दुकानदार 200 बल्ब 10 रुपये प्रति की दर से खरीदता है और 5 बल्ब उसके फ्यूज होने की वजह से उसको फेंक देता है, बचे हुए बल्ब जो है 12 रुपये प्रति दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब भाई देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे इसको आप समझते हैं। समझना ये दोस्तों, भाई थे आपके पास 200 बल्ब आपने 10 रुपये की दर से ख़रीदे, तो जब 200 रुपये 10 की दर से ख़रीदोगे भैया तो कितना हो जाएगा आप बताइए। 2000 का ख़रीद लोगे, 2000 का हमने बल्ब ख़रीदा। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ दिखाता हूँ पूरा, क्योंकि मैं लिखने में एक्चुअली दोस्तों लिखने में यहाँ प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से यहाँ पर मैं बार बार आपको मुझे मजबूरी में ऐसे शो करना पड़ता है, और यहाँ स्क्रीन पर अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि मैं ठीक से यहाँ पर अभी लिख पाऊँ। तो देखिए अब 5 बल्ब उसके ख़राब हुए दोस्तों, तो 195 बचेंगे, 195 बचेंगे। 12 के हिसाब से उसने बेचा, तो इतने का उसने बेचा भाई, ख़रीदा इतने का, बेचा इतने का, लाभ कितने का हो गया 340 रुपये का दोस्तों। और यही आपको पता है क्या होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा हमेशा सीपी पर दोस्तों। हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट मान लीजिए हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू P/CP इंटू 100, तो P 340 है, CP हमारा 2000 है दोस्तों, और ये हमारा गुणे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 2 से दोस्तों 17 बार ये कट जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगली बात करें अगर दोस्तों 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 252 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं आपको बतानी हैं, गाढ़ बांध कर एकदम याद रखिए। ये संख्याएं आपकी 3 क्रमागत सम संख्याएं आ जाती हैं, ये x+2 x+4, तीनों का सम दोस्तों क्या है इतना है, तो 1x 2x 3x ये बन जाएंगे, और 4 और 2 200 6 ये बन जाएगा, 6 उठ करके आपका इधर आ जाएगा। तो
ये बचेगा 246, 3x बराबर 246, तो x बराबर 82 आ जाएगा। हमें छोटा बड़ा बताना है, इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का औसत कितना था दोस्तों? 18 वर्ष था। ए और बी मतलब 2 लोग हैं, इसलिए सम कितना हो जाएगा दोस्तों? सम की बात करें तो 18 × 2 बराबर 36 हो जाएगा। अब अगर हम सी को शामिल करें तो सी को शामिल करने पर दोस्तों 22 वर्ष हो जाता है, मतलब 2 के लिए 2 लोग थे तो ये 36 हो रहा था। अगर 3 को शामिल किया, 3 × 22 बराबर 66 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आप इसमें से 36 दोस्तों हटा देंगे तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 3, मतलब आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका, क्या हमने कुछ गलत कर दिया दोस्तों? क्या सी के शामिल होने पर यह औसत 22 वर्ष हो जाता है। 1 मिनट दोस्तों, 36 है। क्या कुछ गलती की मैंने क्वेश्चन को? यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत जब सी के शामिल होने पर यह औसत 22 हो जाता है, तो बताइए। अच्छा हाँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भाई 36 ये हो गया। ए की जो ए और बी की वर्तमान उम्र थी उसमें 6 साल का एक मतलब 6 वर्ष वाला आदमी आया, तो दोनों में उसका कंडीशन में ऐड हो जाएगा ना भाई। जब हम औसत निकाल लें ना तो सम तो दोनों में ऐड हो जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों की वर्तमान एज में हम जो 6 साल है वो ऐड कर देंगे, मतलब 42 हो जाएगा। अब लोग हो गए 3, तो 66 से दोस्तों आप 42 हटाएंगे तो 24 आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि एक 10,000 रुपये के भुगतान आदेश पर एक व्यक्ति के पास विकल्प के रूप में 10% और 30% की 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं और 40%, 5% की 3 क्रमिक छूट जाती हैं। तो बेहतर विकल्प का चुनाव करके वह कितना मतलब बचत कर सकता है ये बताना है हमको दोस्तों। तो आप बहुत सिंपल से प्रश्न को आप समझ सकते हैं भाई। पहले हमको 10 दिया गया दोस्तों, ऐसे याद रखिए हमेशा जो भी आपका टोटल जितना भी आपका जो है मनी है उसके गुणे जो भी आपको छूट दी जाती है, तो आप 100 माइनस वो वहाँ पर जो इतनी भी छूट है दोस्तों आप कर लीजिए और अपॉन में दोस्तों आप 100 रख दीजिए। ये आपका दोस्तों ट्रिक बन जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करिए, जैसे 10,000 है, गुणे 10% छूट दी गई तो 100 में से 10 हमने हटाया तो 90/100 हो गया। उसी तरह 90/100 हो गया, 30 है तो 70 बचेगा, 70/100 हो गया। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। बिल्कुल वही कंडीशन है, 40 हटाएंगे तो 60 बचेगा, 5 हटाएंगे तो 95, 5 हटाएंगे 95, इससे एक मूल्य आ गया। अब बेहतर हमको दोस्तों किस में मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आपका 255 आ जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम दोस्तों देखें, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या बनता है, दोस्तों ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ये प्रश्न आपका दोस्तों ये है कि 8 की पावर है आपका 3 गुणे 8 की पावर 2 भाग 8 की पावर 5 पूछा यह गया है कि मान क्या होगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों है प्रश्न ये भाई। आप जानते हैं गुणा करने घातें जुड़ जाती हैं, 8 की घात 5 हो गया भाग 8 की घात 5। भाग करने पर घातें दोस्तों क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 5 - 5 मतलब 8 की घात क्या हो गया दोस्तों, 0। और जब भी दोस्तों याद रखिए किसी की घात हो जाए 0 तो मान उसका हो जाता है क्या, 1। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 6 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं की कौन सी संख्या दोस्तों, कितनी हो सकती हैं संख्याएं। तो इसको आप ध्यान से समझिए बात को कि भाई 6 से विभाजित होने वाली संख्या दोस्तों कौन सी है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों, 3 अंकों की संख्या पूछी गई है तो आपको ये बताना है, पहले पता होना चाहिए कि 6 से कौन कौन होती हैं। 6 का नियम क्या है विभाज्यता का, कि वो 2 और 3 दोनों से हो जाए तो आपका दोस्तों 6 से भी हो जाएगा। अब आइए चेक करते हैं दोस्तों। अगर बात करें आपके पहले ऑप्शन की तो पूरी तरह गलत, 2 से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो 2 से होगा, नहीं हो पाएगा ये। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें ये भी ख़त्म दोस्तों। अब आते हैं 3 के बात पर करें। 3 में क्या होता है, अगर सम दोस्तों उनका ऐसी संख्या आता है जो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो भी हो जाएगा। देखें अगर 6 6 12 1 13 मतलब ये भी ख़त्म। बच्चा क्या दोस्तों आपका यही ऑप्शन, आप चेक कभी कर सकते हैं। 150 के दोस्तों आखिरी में 0 है, मतलब 2 से पूरा हो रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें एक आपके सम की तो 5 और 1 6, भाई 5 और 1 6, 6 भी आपका 3 से विभाजित, इसलिए ये भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली दोस्तों बात करें दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करके, अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए एक लाइक या एक सब्सक्रिप्शन या फिर एक शेयर आपके लिए इम्पोर्टेंस ना रखता हो, लेकिन ये मेरा निवेदन है कि ये आपका एक लाइक या शेयर या फिर सब्सक्रिप्शन मेरे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया मेरी बात पर विचार करते हुए यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ जाएं, और यदि अगर आप जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक भी करें यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है? दोस्तों प्रश्न है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह से आगे बजती रहती है। 24 घंटे में दोस्तों कुल कितनी बार बजेगी? दोस्तों ये प्रश्न आपके रीजनिंग से भी बन सकता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फैक्ट है दोस्तों। भाई आप एक बात समझिए दोस्तों, क्या समझना है आप पहले ये समझिए। इसके लिए आप एक बात समझिए, भाई आपकी घड़ी है तो 1 से 12 तक उसमें होंगे अंक, तो दिन में 12 घंटे, रात के 12 घंटे, मतलब टोटल 24 घंटे हो गए। तो दोस्तों अगर आप सम बताना है हमको, एक में एक, पहले बार में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 30 बार, तो 3 बार, तो इस तरह से सम बताना है। तो भैया आप एक बात समझिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है उसका सूत्र क्या होता है? n+1/2। ये सम का दोस्तों सूत्र है इसके। तो हमारे पास संख्याएँ दोस्तों कितनी हैं? 12 हैं, आप देख सकते हैं। तो 12 + 1/2, तो 12 × 13/2, 2 छंग 12 मतलब 13 छंग दोस्तों कितना आ गया? 78। अब 24 घंटे में दोस्तों 2 बार होगी ये प्रक्रिया, 24 घंटे में 2 बार। तो दोस्तों अगर हम आगे की बात करें, 78 आपकी संख्या आया है, तो 2 × 78 मतलब ये 156 आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऐसा अगला प्रश्न बनता है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में टांगों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? भैया सिंपल सा मान लीजिए, इसमें क्या मानना है आपको? आप मान लीजिए कि गाय आपकी कितनी है, भाई काऊ कितनी है आपकी? यक्स हैं। और मुर्गी कितनी है आपकी? है ना, आपकी कितनी है दोस्तों? वो मान लिया हमने वाई है। कंडीशन दोस्तों यहाँ पुटअप कर दीजिए। कंडीशन आपने बना ली कि आपको क्या दिया है कि सिरों की संख्या दोस्तों टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है भाई। टांग कितनी होंगी? 4 होंगी। गाय की 4 होंगी तो 4x हो गए, गाय के 4 होंगी 4x हो गए, और मुर्गी की होंगी भैया 2 तो 2x हो गई। अब बात करें दोस्तों इधर की कंडीशन दोस्तों क्या है आपकी? इधर की कंडीशन दोस्तों क्या है? कंडीशन ये है दोस्तों आपकी कि ये तो हो गया, दोनों को जोड़ लिया हमने। इधर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2x, और ब्रैकेट में इधर हो जाएगा प्लस दोस्तों, ये हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, मैं इसको करेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 गुनी है ना, तो ये हो जाएगा ये। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 2x + 2y दोस्तों 14 आपका आ जाएगा। तो आपका दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा 2y से 2y दोस्तों ख़त्म हो गया, कि मुर्गियों वाली बात जो थी वो ख़त्म। ये जब इधर उठ के आएगा तो बन जाएगा 2x, तो बराबर इधर बचा आपका 14, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने को कहा गया। गलती से दोस्तों उसने क्या कर दिया? 4/5 से विभाजित कर दिया। तो दोस्तों ऐसी जो गलती उसने कर दी, तो गलती करने के बाद उसका उत्तर जो है वो 36 क्या आ गया दोस्तों? अधिक आ गया। कैसे करेंगे दोस्तों ये प्रश्न? बहुत सिंपल है दोस्तों। भाई उनसे कहा गया, या हम ही है मान लीजिए, हमसे कहा जाए कि गुणा करो, तो भैया हमने कर दिया भाग। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है दोस्तों कि हमको जब करना था भाग, तो हम पहले तो संख्या को क्या करेंगे? भाई संख्या को हमने क्या किया? भाग कर दिया इतने से, और उसमें से हमने जो गुणा की थी वो वाली हमने क्या की? हटा दी। जब हटा दी तो हमारा इतना ज़्यादा आ रहा, बस इसका सोल्यूशन आप निकाल लिए दोस्तों। ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों क्या? 5x/4 - 4x/5। ये देखिए आपका सोल्यूशन आगे दिया हुआ है, बराबर 36। ये बचा लासा, तो कैंची गुणा करने पर 36 × 20 हो जाएगा इधर। और इधर दोस्तों आपका कितना बचेगा? इधर बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा दोस्तों? 9 बच जाएगा दोस्तों, 9x। तो 9 × 4 = 36 हो गया, 20 × 80। तो आपका दोस्तों क्या हो गया? ये x बराबर आ गया दोस्तों 80 आ जाएगा दोस्तों। बस आपको यही जानना था।
अगली बात करें, समान त्रिज्या तथा समान ऊंचाई के बेलन तथा शंकु के आयतनों के अनुपात दोस्तों आपको बताने हैं। दोस्तों बहुत ईजी प्रश्न है, कैसे आप समझेंगे। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो दोस्तों मैं आपको दिखा भी दूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं इसकी बात करूं ये पाई आर स्क्वायर एच होता दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बटे दोस्तों शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 ये भी आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्या बनता है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की जगह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल जाता है, मतलब चल सकता है, तो चाल उसकी वास्तविक जो है चली हुई दूरी है क्या है। दोस्तों बहुत ईजी प्रश्न, कैसे आप करेंगे देखिए। 10 से की जगह कितने चलने लगे, 14 से, मतलब उसने क्या किया दोस्तों, उसने आपके जो है 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी। तो भाई चाल बराबर दूरी बटे समय से देखें तो यक्स बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हमें क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, तो दूरी निकालना है दोस्तों, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये x बटे 10 हुआ आपका, और इधर दोस्तों आपकी जो है क्या हो गई, ये कंडीशन आ गई। अब आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, कैची गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7x बराबर 5x प्लस, एक मिनट दोस्तों, ये बन जाएगा 7x बराबर 5x प्लस 200, ये इधर आएगा तो 2x बराबर, एक मिनट दोस्तों, मैंने कुछ गलत किया है क्या, जी थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अगर इसकी गुणा करें 14x बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 200, ये उठ के इधर आएगा तो बन जाएगा 4x बराबर 200, x बराबर 50 आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मैं देखूं, अगर आपके सामने एक डेटा दोस्तों दिया हुआ है कि 100 कॉम्बिनेशन का दोस्तों मूल्यांकन करना है। दोस्तों ये आपके क्रमचय संचय से बना हुआ प्रश्न है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये आपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो दोस्तों बस इसी ट्रिक को याद रखिए और इसी ट्रिक से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जी, फैक्टोरियल r और ब्रैकेट में दोस्तों ये बन जाता है NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। दोस्तों शायद मैंने वहाँ पर गलती से जल्दबाजी में n लिख दिया, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आपको 100 n ये लिखा हुआ है, आपका प्रश्न लिखा हुआ है 100 तो आपको यहाँ पे 100 का मान सीधे फैक्टोरियल 100, तो यहाँ से फैक्टोरियल 100 दोस्तों आपके ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपका ये माइनस होने का 0, फैक्टोरियल 0 का मान दोस्तों याद रखेंगे आप कि फैक्टोरियल 0 जो होता है दोस्तों उसका मान हमेशा दोस्तों 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछने की संभावना भी है, तो दोस्तों आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। थोड़ी सी आज की बड़ी वीडियो है, पर दोस्तों क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मुझे लानी थी, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनने लायक हैं, सारे अलग अलग प्रश्नों का कॉम्बिनेशन मैंने तैयार करके पूरा निचोड़ बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ